Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called KGF Chapter 1। ये मूवी ईयर 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम 1981 का टाइम देखते हैं। यहाँ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर एक आदमी के डेथ वारंट को साइन करती है, ये बोलकर कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इस आदमी के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल यहाँ बात हो रही है मूवी के मेन लीड हीरो यानी के रॉकी के बारे में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2018 के टाइम पर। यहाँ पर एक न्यूज चैनल होता है जिसका नाम होता है न्यूज 24 और उसी न्यूज चैनल के एक जर्नलिस्ट के पास एक किताब आई होती है और उस किताब का नाम होता है एल्डोराडो, जो कि आधी जली हुई हालत में होती है। वो अपने कोलीग से पूछती है कि आखिर गवर्नमेंट ने इस बुक को पब्लिश क्यों नहीं होने दिया और साथ ही इस किताब की पूरी कॉपी को क्यों जला दिया गया। न्यूज चैनल का ओनर कहता है कि इस किताब को जिसने लिखा है वो कोई पागल इंसान नहीं है, उसकी हर बात में सच्चाई होती है। क्यों ना हम इस किताब की कहानी को उसी इंसान से सुने जिसने इस किताब को लिखा है। जिसके बाद वहाँ पर बुलाया जाता है मिस्टर आनंद एंगल को, जो कि इस किताब एल्डोराडो के राइटर होते हैं, जिसका मतलब होता है खोया हुआ सोने का शहर। और अब यहाँ पर आनंद एंगल जी स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं बात है 1951 की। कर्नाटक के एक डिस्ट्रिक्ट कोलर में कुएं की खुदाई के दौरान कुछ मजदूरों को कुछ चमकते हुए पत्थर मिले थे और इसके बाद इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर आते हैं। उनके साथ सूर्यवर्धन भी होता है, जो कि वहीं का रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। और जब ये बात कंफर्म हो गई कि वो चमकते हुए पत्थर सोना है, तो सूर्यवर्धन उन गवर्नमेंट के ऑफिसरों को मार डालता है ताकि ये बात बाहर ना जाए। जिस दिन ये सब हादसा हुआ उसी दिन पास ही के एक गाँव में एक बच्चा पैदा हुआ और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि रॉकी होता है। कोलर में गोल्ड निकलने की वजह से ये जगह कोलर गोल्ड फील्ड यानी कि KGF कहलाई जाने लगी। सूर्यवर्धन ने इस जगह को गवर्नमेंट से लाइमस्टोन कॉरपोरेशन के नाम से पूरे 99 साल के लिए लीज पर उठा लेता है। यहाँ पर उसने एक नराची नाम की कंपनी बनाई और सबको ऐसा दिखाया कि ये एक चूने की पत्थर की खदान है। सूर्यवर्धन ने नराची में बहुत सारे लोगों को लाकर उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाता था। इस कंपनी को अच्छे से मैनेज करने के लिए उसने अपने 5 पार्टनर बनाए, कमाल, एंड्रयूस, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्या और उसका भाई अधीरा को छोड़कर बाकी पार्टनर KGF से बाहर बिजनेस को संभालते थे। उनका गोल्ड स्मगलिंग का ये बिजनेस काफी जोरों पर चल रहा था, लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया और उसकी तबीयत खराब रहने लगी, जिसके बाद कंपनी के सभी पार्टनर KGF पर कब्जा करने के बारे में सोचने लगे। सूर्यवर्धन ने इस बीमारी की हालत में अपने बेटे गरुड़ा को इस कंपनी का ओनर बना दिया और ये बात सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने गरुड़ा को मारने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। पर जब गरुड़ा ने अधीरा को मारने की कोशिश की तो वो उसमें कामयाब हो गया और अब गरुड़ा इस पूरे साम्राज्य पर हुकूमत करने लगा था। वो बहुत ही जालिम इंसान था, इसीलिए चारों पार्टनर उससे नफरत भी करते थे। अब हम बात करते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर यानी कि रॉकी के बारे में। रॉकी तभी पैदा हुआ था जब कोलर में गोल्ड निकला था और रॉकी का पूरा नाम था राजा कृष्णप्पा बैरिया। रॉकी की माँ एक विधवा और बहुत ही गरीब औरत थी और जब राजा 10 साल का था तब उसकी माँ कैंसर जैसी बीमारी की वजह से मर गई थी। लेकिन मरने से पहले उसने राजा से वादा लिया था कि उसे बड़ा होकर बहुत ही ताकतवर और अमीर आदमी बनना होगा ताकि वो खुद भी अच्छी जिंदगी जी सके और दूसरों की भी मदद कर सके। अपनी मरी हुई माँ का वादा पूरा करने के लिए वो मुंबई चला जाता है और शुरू में उसके पास कोई काम नहीं होता, इसीलिए वो लोगों के जूते पॉलिश करता है। वहीं पर मौजूद बच्चों से उसे पता चलता है कि इस मुंबई का डॉन है शेट्टी, जिसके पास हर कोई जाना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। वो सभी बच्चे जो राजा के साथ जूते पॉलिश करते थे वो सभी अपना पैसा लाकर असलम को देते थे। यहाँ पर असलम और उसके साथी बात करते हैं कि यहाँ की पुलिस आए दिन हमसे वसूली करती है और अगर उनमें से किसी एक भी पुलिस वाले को टपका दिया जाए तो वो हमसे वसूली नहीं मांगेंगे, लेकिन ये काम करेगा कौन। तब राजा अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि ये काम मैं करूँगा,
असलम उससे कहता है कि बड़ा नाम रखने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए कुछ बड़ा काम करना पड़ता है। उस दिन से राजा का नाम रॉकी हो जाता है और उसके बाद रॉकी उस पुलिस वाले को सबक सिखाता है और वो उसके सर पर बोतल से मारता है। वो पुलिस वाला उसे ढूंढने लगता है। तब रॉकी ये सोचने लगता है कि मैंने उसे मारा, लेकिन उस पुलिस वाले को तो मेरा नाम ही नहीं पता। इसीलिए वो वापस उस पुलिस वाले के सामने जाकर उसे फिर से एक बार बोतल से मारता है और उस पुलिस वाले को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है रॉकी। और अपने इस कारनामे से उसने डॉन शेट्टी का दिल जीत लिया था और उसके लिए काम करने लगा था। धीरे धीरे रॉकी काफी ताकतवर बन गया। वो अच्छों के लिए अच्छा था और बुरों के लिए बहुत बुरा। वो डॉन शेट्टी का खास आदमी बन गया और मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम संभालने लगा। रॉकी अपनी बहादुरी की वजह से अब काफी फेमस हो चुका था, इसीलिए उससे मिलने के लिए एंड्रयूस आता है जो कि केजीएफ के पार्टनरों में से एक था। वो रॉकी को एक काम देता है। अगर इस काम को रॉकी ने पूरा कर दिया तो वो बदले में उसे पूरी मुंबई दे देगा, लेकिन इसके लिए उसे बेंगलोर जाना होगा। रॉकी जब बेंगलोर पहुंचता है तो उसे रोड पर एक नाचती गाती हुई लड़की दिखती है जिसका नाम रीना होता है। ये बेंगलोर के सबसे बड़े माफिया की बेटी होती है। रॉकी को वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। रॉकी तो जैसे अब रीना के पीछे ही पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो उसका ड्राइवर भी बन जाता है। बेंगलोर में राजेंद्र देसाई जो कि केजीएफ का पार्टनर होता है, वो रॉकी से कहता है कि उसे गरुड़ा को मारना होगा और उसके बाद केजीएफ के सभी पार्टनर मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो गरुड़ा को बेंगलोर बुलाते हैं। लेकिन गरुड़ा उनके इस प्लान को पहले ही समझ चुका था, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अगर वो चाहता तो सभी पार्टनर को मार सकता था, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो अपने पिता के जिंदा रहते हुए किसी भी पार्टनर को नहीं मारेगा। इसीलिए वो किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ही वापस चला जाता है। गरुड़ा के जाने के बाद सभी पार्टनर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने अब शेर को ललकार दिया है। लेकिन रॉकी ये फैसला करता है कि वो गरुड़ा को उसी के घर में जाकर मारेगा। अब सभी पार्टनर इस नए प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो अंदर के एक आदमी के जरिए केजीएफ की कुछ खुफिया जानकारी रॉकी को दे देते हैं। नराची में मजदूरी करवाने के लिए बहुत से लोगों को जबरदस्ती उठाकर लाया जाता था। ऐसे ही एक गांव में जब गरुड़ा के आदमी कुछ लोगों को उठाने के लिए गए तो रॉकी वहां पहुंच गया। वो भी उन गांव के लोगों में शामिल हो गया। इसी तरह रॉकी भी नराची में घुस जाता है। वहां जाने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। यहाँ करीब 20,000 मजदूर थे और उन पर नजर रखने के लिए 400 गार्ड जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर उन मजदूरों से 12 घंटे काम करवाया जाता था, वो भी जमीन में 900 फीट नीचे, वो भी उन लोगों के बीच जो किसी जानवर से कम नहीं थे और गलती करने पर उन्हें जान से मार दिया जाता था। नराची से कुछ ही फासलों की दूरी पर गरुड़ा का महल होता है जहां वो अपने भाई और पिता के साथ रहता था। इस महल की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है, कोई भी इंसान यहाँ पर आसानी से नहीं आ सकता था और रॉकी वहाँ पर रहकर पूरी जगह को अच्छी तरह से देख लिया था और उसने गरुड़ा के महल तक पहुँचने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। बस अब वो सही मौके की तलाश में था। वहाँ रहते हुए रॉकी ने बहुत से लोगों को गार्ड्स के अत्याचार से मरते हुए देखा। उसने सब्र किया, लेकिन एक दिन वो गार्ड्स एक अंधे बूढ़े को मारने वाले होते हैं। तब रॉकी खुद को रोक नहीं पाता। लगातार एक के बाद एक वो पूरे 23 गार्ड को मार देता है। इसी तरह वो सबकी नजरों में मसीहा यानी कि जान बचाने वाला बन जाता है और रॉकी उन 23 गार्ड्स की लाशों को जलाकर अपने लोगों को एक सिग्नल भेजता है और अब वो गरुड़ा को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तब एक और सच्चाई का पता चलता है कि सूर्यवर्धन का दूसरा बेटा विराट अपने भाई गरुड़ा को मारने के प्लान में शामिल है। विराट अपने भाई गरुड़ा से बिल्कुल अलग था। वो दिल का अच्छा था और उसी ने सभी पार्टनर तक नराची की खुफिया जानकारी पहुंचाई थी ताकि रॉकी अंदर घुस सके। अब रॉकी का सिग्नल मिलते ही विराट तैयार हो जाता है, पर 23 गार्ड्स के गायब होने से और उस बड़ी आग को देखकर गरुड़ा के लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो चेकिंग के लिए उस जगह जाने लगते हैं। तभी विराट उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने पिता को मार देता है। सूर्यवर्धन की मरने की खबर सुनकर सभी लोग लौट आते हैं और रॉकी बच जाता है। गरुड़ा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद ये तय करता है
जबकि वो काली की पूजा के बाद सबकी खबर लेगा। गरुड़ा हर साल काली की पूजा में 3 बकरों की बलि चढ़ाया करता था, लेकिन इस साल वो बकरों की जगह 3 इंसानों की बलि चढ़ाने वाला था। ये तीनों लोग उसके दुश्मन थे और इन तीनों को एक खास कमरे में कैद करके रखा गया था। जब गरुड़ा पूजा करने के लिए निकलता है तब रॉकी सबसे छुपकर उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां पर तीनों को रखा गया था। रॉकी उनमें से एक को मारकर उसकी जगह ले लेता है। फिर इन तीनों को पूजा में लाया जाता है। इस पूजा में नराची के सभी गार्ड्स और 20,000 काम करने वाले लोग भी शामिल थे। गरुड़ा पूजा शुरू करता है और वो 2 लोगों की बलि चढ़ा देता है, लेकिन जब तीसरे की बारी आती है तो सबको पता चलता है कि ये रॉकी है। और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक रॉकी गरुड़ा की ही तलवार लेकर गरुड़ा का ही गला काट देता है। रॉकी ने हजारों लोगों के सामने गरुड़ा को मार डाला। ये खबर फौरन आग की तरह फैल जाती है। केजीएफ के चारों पार्टनर ये सोच रहे थे कि अब वहाँ उनका राज होगा, लेकिन यहाँ रॉकी मुंबई जीतने के लिए नहीं आया था। उसे तो पूरे केजीएफ पर ही कब्जा चाहिए था। वो अगर चाहता तो गरुड़ा को बेंगलोर में ही मार देता, लेकिन वो गरुड़ा को केजीएफ में सबके सामने मारना चाहता था ताकि वो यहाँ अपना राज कर सके। गरुड़ा के मरते ही उसके गार्ड्स रॉकी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन केजीएफ में मौजूद 20,000 लोग अब रॉकी के साथ हो गए थे, जो कि उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। इस केजीएफ पर कब्जा करने के लिए रॉकी के अलावा और भी लोग शामिल थे। एक तो दुबई का इनायत खलील, दूसरा सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, जो कि अभी तक जिंदा था बल्कि वो मरने का नाटक कर रहा था। और ये तो सिर्फ केजीएफ की आधी स्टोरी होती है, और आगे क्या होगा ये हमें केजीएफ के चैप्टर 2 में पता चलेगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।